नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत पाकिस्तान की तरह दलाल देश नहीं। एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। उन्होंने सर्वदलीय बैठक में यह बात कही है और यह खबर इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर छपी है। दूसरे अखबारों में भी है। हिंदुस्तान टाइम्स से लेकर डेक्कन हेरल्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया, जागरण ने सभी ने सूत्रों के हवाले से यह खबर छापी है कि भारत पाकिस्तान की तरह दलाल देश नहीं। जयशंकर का बयान। एस जयशंकर ने क्यों कहा कि भारत पाकिस्तान की तरह दलाल देश नहीं है? इस वीडियो में हम इस पर भी बात करेंगे कि ईरान ने बातचीत से इनकार कर दिया है और युद्ध का रुक जाना आसान नहीं लगता। मगर पहले उस शब्द पर, उस भाषा की बात करते हैं। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो पाकिस्तान को लेकर कुछ भी बोला जा सकता है, कोई बुरा नहीं मानता। लेकिन एस जयशंकर का यह बयान उस कड़ी में है नहीं। अगर उस कड़ी में होता तो जयशंकर विदेश मंत्री के नाते नीतिगत बात करते और विपक्ष के सांसदों से नहीं, बल्कि बाहर आकर ऑन रिकॉर्ड अमेरिका से कहते कि पाकिस्तान आतंक को पनाह देने वाला देश है। उसकी भूमिका शांति के किसी प्रयास में कैसे हो सकती है? इससे पाकिस्तान को ग्लोबल मंच पर वो जगह मिल रही है जो उसे मिलनी नहीं चाहिए। जयशंकर जब अमेरिका से यह बात नहीं कह पा रहे हैं, तब सर्वदलीय बैठक में कहने का क्या तुक है कि भारत पाकिस्तान की तरह दलाल देश नहीं? हिंदी की जनता के बीच शायद ऐसी बातों पर तालियां बज सकती हैं, लेकिन वह जनता भी अब यह समझने लगी है कि यही बात आप ट्रंप से सीधे सीधे क्यों नहीं कह सकते। जब ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया तो क्या उन्होंने पाकिस्तान की भूमिका को लेकर ऐतराज जताया? अगर ऐसा किया गया होता तब इस बात का कोई मतलब होता, वरना जयशंकर के इस बयान में झुंझलाहट से ज्यादा कुछ भी नहीं। जब जवाब नहीं होता, कहने के लिए कुछ नहीं होता, तभी इस तरह की भाषा जुबान पर आती है। जयशंकर सामान्य नेता नहीं है। उनका जीवन विदेश सेवा में गुजरा है। रूस में अमेरिका के राजदूत रहे जॉन हंट्समैन ने एक बार डिप्लोमेसी का राज बताया था और कहा कि हमारी ट्रेनिंग इस तरह की होती है कि जब कहने के लिए कुछ नहीं होता तब हम कुछ कह देते हैं, और जब कहने के लिए कुछ होता है तब हम कुछ नहीं कहते। अंग्रेजी में यह कोट इस तरह से, वी आर ट्रेन्ड टू से समथिंग व्हेन there is nothing to say, and to say nothing when there is something to say. When is here pronounced as when. आपको लगेगा जयशंकर ने पाकिस्तान को जवाब दिया, दरअसल ऐसा है नहीं। इस युद्ध में केवल ईरान और इस्राइल शामिल नहीं, खाड़ी के कई देश हैं, लेबनान भी है। क्या आपको भारत की कहीं भी कोई भूमिका नजर आती है युद्ध की निंदा करने में, युद्ध को रुकवाने में? अगर आप बड़े स्केल पर देखेंगे तो शायद भारत की कोई ऐसी भूमिका नजर नहीं आती, मगर पाकिस्तान को लेकर तुरंत बयान दे दिया कि हम उनकी तरह दलाली करने वाले राष्ट्र नहीं। जयशंकर को बताना यह चाहिए था कि भारत उससे भी बड़ा रोल अदा कर रहा है। दुनिया आज की स्थिति में कैसे भारत की तरफ देख रही है, इसका जवाब नहीं है तो पाकिस्तान को लेकर कुछ बोल देने की पुरानी राजनीति का सहारा लिया गया। जैसे गिरिराज सिंह बिहार के चुनावों में कभी बोला करते थे कि बीजेपी हार गई तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। अगर जयशंकर दलाली टाइप की भाषा बोलेंगे तब फिर बाकी नेता क्या करेंगे? उन्हें इंग्लिश में भाषण शुरू कर देना चाहिए। यू नो व्हाट आई मीन टू से। जयशंकर ने जो कहा वो डिप्लोमेसी के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ। कैसे? अमेरिका के एक डिप्लोमेट रहे हैं थॉमस पिकरिंग, इनका एक बयान सुनिए। आर्कियोलॉजी में आप अनजाने सत्य को सामने लाते हैं, कूटनीति में जो जाहिर होता है उस पर पर्दा डाल देते हैं। इन आर्कियोलॉजी यू अनकवर द अननोन, इन डिप्लोमेसी यू कवर द नोन। कूटनीति में अगर आप भाषा के स्तर से फिसल गए तब फिर आप अपनी हैसियत से भी फिसल जाते हैं। विदेश मंत्री की ऐसी भाषा नहीं होती। लेकिन जब विदेश नीति कई मोर्चे पर असफल नजर आने लगे तब कोई जवाब होता नहीं, तब आप ताली बजाने वाली भाषा में बात करने लग जाते हैं। इस तरह से जयशंकर ने विदेश मंत्रालय को भी
भाषा की शालीनता के बोझ से मुक्त कर दिया। इसके बाद अंग्रेजी नहीं जानने वाले, किसी को भी कुछ भी बक देने वाले नेता भी विदेश मंत्री का सपना देख सकते हैं। विदेश मंत्रालय को तमाम मंत्रालयों में एक्सक्लूसिव क्लब की तरह देखा जाता है। जयशंकर ने उस क्लब के दरवाजे सबके लिए खोल दिए हैं। भारत का अगला विदेश मंत्री वही होगा जो इस तरह की भाषा बोलेगा कि उसके बयान को टीवी पर चलाने के लिए कई बार बीप साउंड की जरूरत पड़ेगी। जयशंकर की इस भाषा को मैं कतई सड़क छाप नहीं कहूंगा, क्योंकि सड़क पर बहुत अच्छी भाषा बोली जाती है, लोग बहुत प्यार से बातें करते हैं। सड़क की भाषा हमेशा अच्छी होती है। बदलाव अगर आया है तो सत्ता की भाषा में आया है। ट्रंप की भाषा को देखिए, वे पत्रकारों से लेकर प्रधानमंत्रियों के बारे में जिस तरह से बातें करते हैं, इस तरह की भाषा दुनिया की किसी सड़क पर नहीं बोली जाती है। 5,000 Marines and sailors. Can you say why you're very obnoxious person? Spain has absolutely nothing that we need other than great people. They have great people, but they don't have great leadership. I think you are a terrible reporter. It's the way you ask these questions. You start off with a man who is highly respected, asking him a horrible, insubordinate, and just a terrible question. अगर जयशंकर ट्रंप की तरफ बोलना चाहते हैं, जिसमें बीप साउंड का इस्तेमाल बढ़ जाए, तो स्वागत है। तब उन्हें ट्रंप की ही तरह प्रेस के सामने दिन में 10 बार आकर बोलना चाहिए। भारत का अपना मेयार है, कद है, उसके मंत्रियों से उम्मीद की जाती है उनकी भाषा भी उसी स्तर की होगी। अगर भाषा की यह दीवार तोड़ी जा रही है तो जो सबसे ताकतवर है उसके लिए तोड़ी जानी चाहिए। जयशंकर को अमेरिका से कहना था कि भारत पाकिस्तान को आतंक को पनाह देने वाला देश समझता है, उसे आप हर स्तर पर मान्यता देकर ठीक नहीं कर रहे। जब ट्रंप ने पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर के साथ लंच किया, लंबी बातचीत की, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की, तब क्या भारत ने ऐतराज किया कि उसे यह सब पसंद नहीं? भारत ने आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान को घेरते रहने की लाइन क्या छोड़ दी है? जब भी ट्रंप ने पाकिस्तान को मंच दिया, तब भारत ने नाराजगी क्यों नहीं जताई? क्या इसलिए कि अमेरिका की आलोचना नहीं कर पा रहे हैं? अमेरिका की आलोचना तो अमेरिका में ही दुनिया भर के लोग कर रहे हैं। अगर आप इतना देख लेंगे, समझ लेंगे कि आप कहां पर नहीं बोल पाते हैं, मतलब आप ट्रंप के सामने नहीं बोल पाए कि पाकिस्तान दलाल देश है, आतंकवादियों को पनाह देता है, तब सर्वदलीय बैठक में बोलने का क्या मतलब? और अगर बंद कमरे में विपक्ष के सांसदों के बीच कह भी दिया तो उस पर टिके रहना चाहिए था। बाद में सरकार के सूत्रों ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, जयशंकर पाकिस्तान पर तंज नहीं कर रहे थे, वे उसकी ऐतिहासिक भूमिका का संदर्भ बता रहे थे। विदेश मंत्री अगर ऐतिहासिक भूमिका का संदर्भ बताने के लिए दलाली शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तब यह और भी चिंता की बात है। यही जयशंकर हैं जिन्होंने फरवरी 2023 में समाचार एजेंसी ANI के एक इंटरव्यू में कहा कि मैं एक छोटी अर्थव्यवस्था होने के नाते क्या करूं? एक बड़ी अर्थव्यवस्था से जाकर लड़ाई मोल ले लूं? रिएक्ट करने की बात नहीं है, यह कॉमन सेंस की बात है। चीन के संदर्भ में यह सवाल पूछा गया था। जब चीन की बात आई तो कॉमन सेंस याद आ गया, और जब पाकिस्तान की बात आई तो दलाली की बात याद आ गई। एक सवाल जयशंकर से पूछा जा सकता है कि अगर यही बातचीत बीजिंग में होने वाली होती तो क्या तब भी जयशंकर कहते कि भारत उनकी तरह दलाल देश नहीं? संदर्भ के लिए ही पूछ रहा हूं। संदर्भ माने कॉन्टेक्स्ट। यूरोप का कोई देश होता तो क्या जयशंकर इसी तरह का बयान देते? खुद प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन में गए तो बोल गए भारत शांति के लिए मदद करने को तैयार है। और तो और 2024 में यही जयशंकर कहते थे, रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए हम मध्यस्थता करने को तैयार हैं। अब आप क्यों नहीं कहते हैं? कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सवाल किया है कि जब प्रधानमंत्री रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता करना चाहते थे, तब क्या भारत दलाल देश बन गया था? यह सेलेक्टिव दलाली या सेलेक्टिव याददाश्त की बात है। ईरान से दोस्ती है, खाड़ी के देशों से अच्छे संबंध हैं, इस्राइल की तो प्रधानमंत्री ने यात्रा की, तो कहिए
कि हम मध्यस्थता के लिए तैयार हैं, या यह भी कि विदेश नीति का अब एक नया राग आया है कि भारत केवल अपना हित देखता है, ग्लोबल रोल नहीं देखता। टू नॉट टू प्ले एनी रोल एट द ग्लोबल मंचा इज द न्यू मंत्रा। बोलिए, कौन रोक लेगा किसी को? जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के दावे कर रहे थे, तब क्या भारत उसे दलाली के दावे के रूप में देख रहा था? कह पाया कि अमेरिका दलाली कर रहा है? सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी मौजूद नहीं थे। एस जयशंकर ने कहा कि 1981 से अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है और इस तरह के प्रयास कोई नई बात नहीं। 1971 में पाकिस्तान चीन और अमेरिका के बीच भी मध्यस्थता कर रहा था। इसका क्या मतलब है? तब क्या पाकिस्तान ने दलाली की थी? यह बताने की जरूरत नहीं कि हर युद्ध के साथ शांति के प्रयासों का भी अपना एक इतिहास रहा है, इंपॉर्टेंस रहा है। बातचीत और मीडिएशन का अपना रोल रहा है। इसके कारण इतिहास की धाराएं पलटी। जयशंकर ऐसी कोशिशों को सीधे सीधे दलाली कह रहे। अगर ईरान ने भारत का नाम लिया होता, ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया होता, तो बातचीत में दिल्ली शामिल है यह कहा होता, तब क्या जयशंकर यह बात कहते कि हम यह सब काम नहीं करते, हम उनकी तरह दलाल देश नहीं हैं? सवाल है कि भारत ने ईरान को छोड़कर इस्राइल का साथ दिया, जिसके साथ अमेरिका है, तो अमेरिका ने भारत को छोड़कर पाकिस्तान का नाम क्यों लिया? सऊदी अरब ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया, लेकिन सऊदी अरब ने पाकिस्तान का नाम आगे कर दिया। क्या यह भारत की विदेश नीति की नाकामी नहीं? हो सकता है कि ट्रंप भारत को अपमानित करना चाहते हो। पिछले 1.5 साल में उन्होंने भारत का नाम कई बार इस तरह से लिया जिसे कोई भी स्वाभिमानी भारतीय पसंद नहीं करेगा, मगर ट्रंप लगातार बोलते चले गए और भारत ने एक बार भी नहीं कहा कि इस तरह से आप भारत का जिक्र मत कीजिए। कई बार लगता है कि ट्रंप पाकिस्तान के जरिए भारत को चिढ़ा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को चिढ़ा रहे हैं। कभी टैरिफ लगाकर धमकाते हैं, कभी प्रतिबंध में छूट देने के नाम पर इजाजत देकर जताते हैं कि भारत उनके आदेश पर टिका हुआ देश है, लेकिन एक शब्द भी अमेरिका के खिलाफ नहीं कहा गया। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा, ट्रंप का नाम लेकर खंडन कर दीजिए। प्रधानमंत्री ने उनकी चुनौती स्वीकार नहीं की और अपने संबोधन में ट्रंप का नाम ही नहीं लिया। After that, Donald Trump has said 29 times. 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage of Indira Gandhi, let him say here that Donald Trump, you're a liar. That you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here. If he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का, तो यहां बोल दे। 50% होगा तो बोल देंगे, सॉरी। जब पूछा जा रहा है कि आतंकवाद के सवाल पर भारत की कई सरकारों ने दशकों लगाकर पाकिस्तान को घेरा, अब उससे अचानक से ग्लोबल मंच कैसे मिल रहा है? पाकिस्तान में वहां के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में डाल दिया गया है। उनकी तबीयत को लेकर आए दिन चिंताजनक खबरें आती हैं। कुछ हफ्ते पहले दुनिया के 14 बड़े क्रिकेट खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की सरकार को पत्र लिखा और इस पत्र में सुनील गावस्कर, कपिल देव के भी नाम हैं। इन लोगों ने खुलकर बोला कि इमरान खान की सेहत का ध्यान रखा जाना चाहिए, उनके परिवार को भी नियमित रूप से उनसे मिलने दिया जाए, उन्हें उचित कानूनी मदद देने की भी मांग की गई। भारत कम से कम यही बोल देता कि ईरान में लोकतंत्र की बहाली करना चाहते हैं, और पाकिस्तान में इमरान खान जैसे नेता के साथ इस तरह का बर्बर बर्ताव क्यों हो रहा है? अगर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बनाने के लिए भारत सत्ता पक्ष और विपक्षी सांसदों के दलों को अलग अलग देशों में भेज सकता है, तो इस बार क्यों चुप रह गया? भारत को इन सब पर खुलकर बोलना चाहिए। जो पाकिस्तान काबुल में अस्पताल पर बम गिराता है, उसी पाकिस्तान को ईरान पर बम बरसाने वाले अमेरिका के लिए शांति का दूत बनाया जा रहा है।
भारत ने निंदा भी की थी पाकिस्तान की कि रमजान के महीने में हमला हुआ, लेकिन वही भारत तब चुप रह गया जब अमेरिका ने रमजान के महीने में ईरान पर हमला कर दिया। हो सकता है हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप अंकिल और सुबह सुबह पार्कों में लाफिंग योगा करने वाले अंकिल खुश हो जाएं कि पाकिस्तान को दलाल बोल दिया, लेकिन यह किसी भी डिप्लोमेटिक सवाल का जवाब नहीं कि अमेरिका पाकिस्तान को क्यों जगह दे रहा है और भारत इस पर चुप क्यों है। वैसे अब यह बातचीत भी अधर में लटक गई है। ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि अमेरिका और पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। ईरान के विदेश मंत्री अराकची ने बयान दिया है कि तेहरान और वॉशिंगटन के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही। उन्होंने इतना तो माना है कि अमेरिका अलग अलग मीडिएटर्स के जरिए संदेश भेज रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बातचीत हो रही है। अराकची कहते हैं कि ईरान युद्ध नहीं चाहता और हमेशा के लिए युद्ध समाप्त करना चाहता है, मगर इसके लिए ईरान की अपनी शर्तें हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस इनके इस्लामाबाद जाने की खबरें आई, मगर अभी तक पहुंचने की खबर नहीं आई। ईरान के इनकार के बाद क्या वांस के इस्लामाबाद जाने का कोई मतलब बनता है? ईरान से भी अलग अलग आवाजें आ रही हैं, लेकिन बातचीत की बात से ज्यादातर ने इनकार किया है। रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है कि तेहरान अमेरिका के सीज फायर प्लान की समीक्षा कर रहा है, लेकिन कोई बातचीत नहीं हो रही। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि तेहरान के नेता डील चाहते हैं। 25 मार्च को रिपोर्ट आने लगी कि अमेरिका ने पाकिस्तान के हाथ 15 बिंदुओं का प्रस्ताव भेजा, लेकिन कुछ ही घंटों के भीतर वही खबर आ गई जिसकी उम्मीद थी। ईरान ने अमेरिका का प्रस्ताव ठुकरा दिया, बदले में 5 बिंदुओं का एक प्रस्ताव पेश किया। पहला, ईरान पर हो रहे हमले और उसके नेताओं की हत्याओं का सिलसिला पूरी तरह रुके। दूसरा, ईरान पर दोबारा हमला ना हो। तीसरा, युद्ध से हुए नुकसान के मुआवजे की गारंटी मिले और भुगतान हो। चौथा, पूरे मोर्चे पर और पूरे क्षेत्र में शामिल सभी समूहों के लिए युद्ध का अंत हो। छठा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता और गारंटी मिलनी चाहिए कि ईरान को स्टेट ऑफ होर्मुज पर अधिकार जताने का हक है। ट्रंप को बताना चाहिए कि ईरान की इन 5 शर्तों पर उनकी क्या राय है। क्या वे मानने के लिए तैयार हैं? क्या अमेरिका और इस्राइल ईरान को युद्ध में हुए नुकसान का हर्जाना देंगे? एक तो ईरान पर बमबारी किया, उसमें अमेरिका का पैसा खर्च हो गया, अब अगर मुआवजा भी देगा तो दुनिया हंसेगी। लगता नहीं कि इन शर्तों पर समझौते के आसार हैं। ईरान पर दोबारा हमला ना करने और होर्मुज पर उसके दावे की शर्त पर शायद विचार हो भी जाए। ट्रंप भले कहते हैं कि होर्मुज से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर दुनिया होर्मुज पर ईरान के दावे को स्वीकार करती है तो उसके लिए ईरान के लिए बहुत बड़ी जीत होगी, अमेरिका के लिए हार। ईरान की अर्थव्यवस्था चल पड़ेगी। आज 26 मार्च है, 27 मार्च को ट्रंप का 5वां दिन पूरा हो जाएगा। 23 मार्च को ट्रंप ने कहा, उन्होंने सेना से कहा है 5 दिनों तक ईरान के पावर प्लांट पर हमला नहीं करें। अगर सीज फायर होना है या युद्ध को स्थायी रूप से रुकना है, तब समय बहुत कम रह गया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।